हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम भाषा विज्ञान का PYQ की अगली सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने आपको 2005 से लेकर के जितने भी अभी तक के 2017 तक के PYQs करा दिए थे। आज हम 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि किस तरह से NTA देखोगे आप कि किस तरह से NTA पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, पहले वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते थे, इजी वाले, उच्चारण स्थान बहुत पूछ लेते थे या फिर बोलियां पूछ लेते थे। ऐसा नहीं है कि आसान सवाल अब नहीं आते, पर पूछने का उसने NTA ने तरीका बदल दिया है। ठीक, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि अब किस तरह से क्वेश्चंस पूछने लगे हैं NTA या फिर कोई भी एग्जाम्स हो गए। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वाली, तो आप जा करके देख लेना। प्लेलिस्ट है भाषा विज्ञान की, वहाँ से आपको सारी वीडियोस इजीली मिल जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी भी क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये किसका कथन है? ये किस विद्वान का कथन है? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अब ये कोटेशन क्या करना है, आपको याद रखना है। इससे क्या समझ आए कि देखो, जो हमारे कोटेशंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, कि हमारे भाषा विज्ञान में जितने भी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हो जाएंगे वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हमारे संविधान से रिलेटेड हो चाहे राजभाषा से मतलब संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं, या जो हमारी समिति है सुधार राजभाषा हिंदी की, जितनी भी समितियां बनी हुई हैं, उन सब चीज़ों से चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कोटेशंस की किसने क्या कहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? देखो, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि कुछ चीज़ें, कुछ नाम दे दिए, चार कोई भी वस्तु का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन सी भाषा की है, फारसी, उर्दू, इस तरह से कुछ भी पूछ सके। इस तरह से मतलब भाषाओं पे भी क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, NTA हिंदी, उर्दू, फारसी। ठीक, तो तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, यह आपको पता होना चाहिए। तौलिया देखो पुर्तगाली है, ये क्या है? पुर्तगाली। अब तुर्की से क्वेश्चंस आते हैं, फारसी से आते हैं। मैं आगे क्वेश्चन लाई हूँ जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है। अब देखो, हम हर शब्द को तो नहीं जान सकते, लेकिन ये होता है ना कि जो थोड़े से मुख्य क्वेश्चंस, थोड़े से जो बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, बेसिक जो चीज़ों हैं उनका नाम, मतलब कि किस भाषा का शब्द है, ये चीज़ थोड़ी सी अगर हम देख ले तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि इतने शब्द तो हैं, हम शब्द सब का नहीं देख सकते ना कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है, कौन सी भाषा से है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो मैंने आपको कल भी जो क्वेश्चंस कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बोलियों से करा रखे हैं कि कौन सी बोली कौन सी कहाँ की है, शौरसैनी से कौन सी आती है, अर्धमागधी से, मागधी से कौन सी है, बिहारी से कौन सी भाषाएं निकलती है, हमारी बोलियाँ निकलती हैं। राजस्थानी की कौन सी हो जाती है हमारी? मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी कौन सी हो जाएंगी राजस्थान की? तो देखो, राजस्थान की कौन सी होती है? मारवाड़ी होती है, और क्या होती है? मालवी होती है, मेवाती होती है, जयपुरी होती है। जयपुरी को ही क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या? याद रहेगा, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढाड़ी। ठीक, ये क्या है? राजस्थानी हिंदी से निकलती है। तो यहाँ कौन सी है? मडियाली है क्या? मडियाली नहीं है ना, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B। ठीक है, याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? अब हमें देखना है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है। मैंने आपको जब ये संविधान वाला कराया था, इसमें मैंने बताया था कि कौन सी भाषाएं बाद में, पहले जो 14 भाषाएं थी, बाद में
ऐड होकर के हमारी हो गई है 22। ठीक, तो कौन सी संविधान संशोधन में ऐड हुई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वहाँ जा कर के आप देख लेना। अभी देखो क्या है, भाषा हमारे 8वीं अनुसूची, भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी, इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? तो नेपाली हमारी नहीं आती है, भोजपुरी भी नहीं है ना। मैंने भोजपुरी से रिलेटेड अभी पीछे 2 दिनों में 2 से 3 क्वेश्चंस कराए हैं कि वो हमारी 8वीं अनुसूची में है या नहीं, तो वो भी नहीं थे। ठीक, तो नेपाली नहीं है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे आप लोग के लिए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं वो लिखा है मैंने। ठीक है, देखो नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन क्या था? है पूछा था ना। हाँ, कांगड़ी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, गोंडवी नहीं है, ये 3 नहीं है, नेपाली है। ठीक है, मैंने गलती से नहीं बोल दिया शायद। देखो कौन कौन सी हैं, एक बार ये देखते हैं। 22 हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22। पहले कितनी थी? 14। कितने संविधान संशोधन हुए, कितनी भाषाएं ऐड हुई, ये आपको देख लेना। और कौन से संशोधन में कौन सी भाषा ऐड हुई है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, 71वां, देखो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ ये भी याद रखना। 1992 में कौन सा हुआ? 71वां संशोधन हुआ। इसमें हुई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सी हुई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको याद कर लो। न म क, न से हो गया नेपाली, म से क्या हो गया? मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। इरेज कर दूं मैं सारा एक बार। देखो सबसे पहले जो हमारा संशोधन हुआ क्या हुआ? 71वां संशोधन हुआ। ठीक, कब हुआ? 1992 में हुआ। क्या ऐड हुई? न म क, यानी नमक, मणिपुरी, कोंकणी। याद हो गया क्या? आगे देखो अगला संशोधन, इसके बाद जोड़ा गया फिर असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये कितनी हैं? ये हैं हमारी टोटल 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। ठीक, याद रहेगा क्या? चलो दोबारा नाम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा नाम याद करो। देखो क्या है, क्या हाँ गया, हाँ चलो देखो सबसे पहले आ जाएगी हमारी असमिया, असम याद करो, असमिया। ठीक, फिर आ जाएगी हमारी बंगला, असमिया, बंगला, बोडो, असमिया, बंगला, बोडो, असमिया, बंगला, बोडो। फिर आ जाएगी हमारी डोंगरी। ठीक, फिर आएगी हमारी गुजराती, फिर आएगी हिंदी, गुजराती, हिंदी। फिर आएगी हमारी कन्नड़, क्या आएगी? कन्नड़। फिर आएगी कश्मीरी, फिर क्या आएगी? मराठी, नेपाली। थोड़ा ना मैप को अपने माइंड में लाओ। ठीक, सबसे पहले मैप को थोड़ा देखने की कोशिश करो। कश्मीरी ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा, जो उत्तर वाला होता है उधर बोली जाती, वो वाली हमारी ऐड की गई है। कोंकणी को की है, मैथिली को की है, मलयालम को की है, मणिपुरी को भी की है, मराठी भी कर रखा है, नेपाली भी ऐड है, उड़िया है, पंजाबी है, हमारी संस्कृत तो है ही, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ठीक, इस तरह से थोड़ा मैप को दिमाग में लाने की कोशिश करो और फिर थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश करो तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्या है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व, सामाजिक संस्कृति के दायित्व का वहन का दायित्व कौन से संविधान में है? तो देखो 343 से 351 तक का है टोटल। ठीक, ये है, और एक आ जाता है हमारा 120 और एक है 210, है ना। ये है इनके अंतर्गत हमारी भाषाओं से संबंधित चीज़ें हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है हमारा 351 में है, ये 351 में है। कौन से में है? तो वो है हमारा आंसर हो जाएगा 351। आपको सारे के सारे संविधान जितने थे, जो हमारा 343 अनुच्छेद है, ये सारी चीज़ें याद हैं क्या? मैंने ऑलरेडी कराई थी। देखो क्या था, देश जो हमारा 343 था, क्या था 343, उसमें क्या था? उसमें थी हमारे देश की राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। एक सेकेंड,
ये क्या हो गया, सॉरी। ठीक, चलो दोबारा शुरू करते हैं। देखो क्या था ये, क्या है ये हमारा जो 343 अनुच्छेद था, उसमें क्या था हमारा, देश की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और जो हमारा अंकों का स्वरूप होगा वो क्या होगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय होगा। इतना पता है, ठीक, इतना क्लियर है। 343 में दो चीज़ें थी। पहला क्या था 344 में, सुन लो, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो एक बार रिवीजन कर लो आप, ठीक है। 344 में था पूरे देश की एक राजभाषा है, इसके लिए एक राजभाषा आयोग बनेगा, ठीक। जो पूरे देश की राजभाषा हो गई हमारी हिंदी, उसके लिए एक आयोग बनेगा जो भाषा संबंधी नीतियों को तय करेगा, और उसके जो आयोग बनेगा उसके सलाह कौन देगा, इसके लिए भी एक आयोग गठित किया गया, ठीक। जो हमारा पहला आयोग बना, जो हमारी राजभाषा हिंदी थी, उसके लिए कि वो किस तरह से नियम, किस तरह से काम करेगा, उससे संबंधित नीतियों का गठन करने के लिए, मतलब नीतियों देखने के लिए क्या एक आयोग बनाया। और इस आयोग को भी बताने के लिए एक और आयोग या एक और संसदीय समिति बनाई गई थी, ठीक है। और उसमें ये रखा गया था कि हमारे जितने हर प्रांत के लोग उसमें शामिल होंगे। जो हमारी संसदीय समिति बनाई गई इस आयोग के लिए, उसमें क्या हर संसद, मतलब कि हर प्रांत के लोग शामिल होंगे, और सलाह पर राजभाषा आयोग काम करेगा, उसके सलाह पर राजभाषा आयोग काम करेगा। इतना समझ आ गया। 345 में देखो क्या था, तो देखो सबसे पहले हमारी यहाँ पे देवनागरी लिपि कौन सी होगी, हमारी राजभाषा क्या होगी, अंक क्या होगा, ये तय किया गया। उसके बाद ये इसके लिए क्या हुआ, एक हमारे एक आयोग बनाया गया, और आयोग बनाने के लिए भी एक संसदीय समिति बनाई गई। ये तीन चीज़ समझ आए। 345 में अब आता है राज्य। क्या आता है हमारा राज्य। अब हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी राज्यों को यह अधिकार दिया कि हर राज्य एक या एक से अधिक अपनी राजभाषा बना सकता है। किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। आया समझ। 345 में आती है हमारी राज्य की चीज़ें, कि हर, मतलब कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने छूट दे दी कि आप एक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राजभाषा होगी, नहीं। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो आप ब्रज या फिर अवधी, जो भी यूपी में भाषाएं बोली जाती हैं, जो भी बोलियां हैं, बघेली, किसी को भी एक से ज़्यादा हम मतलब कि राजभाषा उसको घोषित कर सकते हैं। हिंदी हो गई या फिर उर्दू हो गई, हिंदी उर्दू दोनों को अगर राजभाषा मानना है तो आप मान सकते हो। ये संविधान निर्माताओं ने क्या छूट दी, कब दी, 345 में, ठीक। 346 के अंतर्गत क्या था, अब दिक्कत में ये थी कि सबकी अलग अलग भाषा होगी। अब सारे राज्य अपनी अलग अलग राजभाषा मान लेंगे, सब ने अलग अलग भाषा तय कर ली। तो अब ये हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य की भाषा को समझेगा कैसे, आपस में ये लोग कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे, समझ रहे हो बात। जब 345 में राज्य को ये छूट दी गई कि आप एक से ज़्यादा भी राजभाषाएं अपनी, मतलब कि एक से ज़्यादा राजभाषा हो सकती है आपकी, ठीक। तो 346 में अब तो यही दिक्कत आएगी ना कि अगर उसकी भाषा, एक राज्य की ये भाषा हो गई हमारी की, उसकी मान लो कोई और है भाषा, कोई भी मान लो भाषा है जो हमें नहीं समझ आ रही, हम दूसरे राज्य को नहीं समझ आ रही, तो वो आपस में कम्युनिकेट क्या करेंगे। या फिर मतलब कि एक राज्य दूसरे राज्य से, या फिर राज्य केंद्र से या केंद्र राज्य से किस भाषा में आपस में संवाद करें। ये प्रॉब्लम कब आई, 346 में आई, ठीक। और 347 में क्या आया था कि जनता की मांग पर राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य मांग की जा रही भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। याद रखना, राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, ठीक। फिर 348 में क्या आया, 348 में आया हमारी न्यायालय की भाषा। न्यायालय की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, ठीक। ये चीज़ है। अब अंग्रेजी को क्यों चुना गया था न्यायालय की भाषा के लिए, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो सबसे आसानी से संपर्क कर सकती है, ठीक। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो हमारे, जैसे मान लो कि हमारे गांव के या हमारे दादाजी हो गए या फिर कोई भी हो गया, अगर वो जाते हैं और उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, ठीक, तो क्या वो अपनी बातें नहीं रख सकते या अपनी प्रॉब्लम नहीं रख सकते, क्योंकि अब वहाँ पे तो जो भाषा है वो हो गई हमारी अंग्रेज़ी, हमें अंग्रेज़ी आती नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी या फिर
वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। वो जिस भाषा में कंफर्टेबल है, उनको जो भी भाषा आती है, अगर आपको अवधी आती है, आपको खड़ी बोली आती है, आपको छत्तीसगढ़ी आती है, आपको भोजपुरी आती है, आपको मैथिली आती है, मरवाड़ी, जो भी बोली आती है, जो भाषा आती है, हिंदी, उर्दू, फारसी, जो भी भाषा आपको आती है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वहाँ पे अपनी भाषा, उस भाषा में रख सकते हैं अपनी बात को, ठीक है। वो उन पे हो, न्यायालयों पे हो, या फिर उनका होगा कि वो क्या करेंगे, किसी ट्रांसलेटर को लाएंगे जो आपकी बात उनको समझा सके, ठीक। आया समझ? इतनी समझ आई? ये 348 में हुआ था, ठीक। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रखी गई 348 में अनुच्छेद में, ठीक है। न्यायालय और विधेयकों की भाषा के संदर्भ में है ये, ठीक। अब 349 में क्या हुआ था, प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए भाषा संबंधी प्रावधान था। इसमें क्या था, 15 वर्षों के लिए भाषा प्रावधान, जो भाषा संबंधी प्रावधान थे जो शुरू किए वो थे 349 में। और 350 में क्या हुआ, सरकार ने यदि किसी अधिकारी को, 350 में ये रखा गया कि सरकार अगर किसी अधिकारी को किसी दूसरे कल्चर में भेज देता है, मान लो यूपी वाले को अगर बंगाल में भेज दिया, ठीक, कोई सरकारी अधिकारी है उसको बंगाल में भेज दिया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस जो हमारा जो अधिकारी होगा, अगर उसके मतलब कि जो उसके बच्चे होंगे, जो भी उनके किड्स होंगे, उनको उनकी प्राइमरी एजुकेशन अगर उस बच्चे को या उसके माता पिता को है कि हमें अपनी मातृभाषा, अगर हम यूपी के हैं, जो भी हमारी मातृभाषा है, हम बंगाल गए हैं, मतलब कि वो जो अधिकारी बंगाल गया है, तो उसके बच्चों को उसकी प्राइमरी जो एजुकेशन होगी वो उसी मातृभाषा में मिले। अगर वो चाहता है कि हमें मातृभाषा में ही हमारी प्राइमरी एजुकेशन हमारे बच्चे को दिलानी, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको वो शिक्षा दिलाएगी। यानी अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 350 में है। इतना समझ आ गया क्या? इतना क्लियर है? ठीक। और 351 में क्या आ जाएगा, सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान, ठीक है। ये याद रहेगा क्या? इतनी चीज़ें आ गई समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब कि जो 351 में ये था कि जो संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। इसमें बस इतनी ही चीज़ें थी, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था हमारा, डी था, ठीक है। क्लियर कर दूँ इसे? चलो आगे देखो क्या है, काफ़ी टाइम लगा दिया है क्वेश्चन में हमने। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? हमें देखना है कि कौन सी भाषा जो है हमारी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। मैंने आपको आर्य भाषा भी क्या बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक। आर्य भाषा अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, मतलब जिसमें मैंने भाषा विज्ञान को अच्छे से पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कितने अच्छे से आर्य भाषाएं आपको समझाई हैं, है ना। तो देखो, संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी, इनमें से कौन सी हमारी आर्य भाषा नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखो, संस्कृत है आर्य भाषा, बिल्कुल है। प्राकृत है, बिल्कुल है। अंग्रेजी भी है। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी हमारी जो हमारी आर्य भाषा में मानी जाएगी, और कब नहीं मानी जाएगी मैंने आपको ये भी समझाया था कि कब नहीं मानी जाएगी। अंग्रेजी की 2 शर्तें होती है कि एक कभी मानी जाती है, कभी नहीं ऑप्शन में। पर शर्त ये थी कि ऑप्शन क्या है, अगर ऑप्शन में तुर्की है, अरबी है, या फिर जावा है, या फिर ऐसी कोई भाषा है, ठीक है, उनमें शर्त थी कि अंग्रेजी अगर है तो अंग्रेजी को मानी जाएगी, ठीक। आगे देखो क्या है, इसमें क्या है, संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी, ये तीनों ही आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, यानी कि आर्य भाषा है ही अपने आप। और तुर्की जो है ये हमारी आर्य भाषा नहीं है। क्यों? तुर्की किसकी है? तो ये यूराल अल्ताइक परिवार जो था हमारा, जब मैंने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आपको बांट के दिखाया था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था तुर्की को क्यों नहीं माना जाएगा हमारी आर्य भाषा यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? देखो अब फारसी का शब्द कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ गया। दाग है, औरत, नीलम, फीस, तो इनमें से कौन सा शब्द फारसी का है? तो इसमें हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुक, इसमें हमारा ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ए हो जाएगा, दाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाग। ये हमारा फारसी का। देखो सारे शब्द तो हम नहीं याद रख सकते हैं ना कि कौन सी फारसी की है, कौन सी तुर्की की है, कौन सी अरबी है, नहीं याद रख सकते। तो यहाँ पे यही हो सकता है कि हम कुछ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो याद रख लें, या फिर कुछ बेसिक जो होते हैं, बेसिक वाली चीज़ें हम देख लें, ठीक।
अगला देखो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दिया गया। देखो 343 मैंने आपको अभी बताया इसमें क्या क्या चीज़ें। अब देखो पहले क्वेश्चन किस तरह से आता था। पहले क्वेश्चन ऐसे देखो, अभी दिखाया मैंने, ये पूछ लिया, एक उसकी विशेषता दे दी 351 की और पूछ लिया कि ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक, पर अब किस तरह से, अब इस तरह से मान लो 351 का अगर पूछना है तो 351 की उसने 5 से 6 विशेषताएं दे दी। अब उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सी सही हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन सेम चीज़ें हैं, पैटर्न बदल रहा है, वो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे देखो 343 के आपको सारे इसमें प्रावधान मिल जाएंगे, कौन कौन से शामिल है कौन से नहीं, तो आपको देखना है कौन से शामिल हैं और कौन से नहीं हैं। देखो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अभी मैंने आपको बताया 343 में सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, संघ की भाषा राजभाषा मानी गई, लिपि देवनागरी और अंक अंतर्राष्ट्रीय होगा, अभी मैंने बताया। तो ए हमारा सही होगा। ए देख लो किस किस में नहीं है, ए हमारा सी में नहीं है तो हमारा सी वाला क्या रॉन्ग हो जाएगा, सी काट दो पूरा। अब देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है और डी में भी है। अब देखो हमारा क्या है अगला, बी देखते हैं क्या है, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया आपका अंक क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, है ना, सही। ए सही है, बी सही है। अब बी जहाँ नहीं है वो काट दो, हमारा ए वाले में बी नहीं है, ये भी कट गया, सी में भी नहीं था ए तो ये भी कट गया। अब बचा हमारा बी और डी, ए बी सही है। अब देखो सी सही है क्या, डी अपने आप गलत हो गया, डी ऑप्शन में नहीं है तो अपने आप गलत हो गया है ना। सी बचा, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, क्या ये सही है? ये चीज़ थी मैंने अभी बताया आपको 344 में था ये, कि एक आयोग गठित होगा और उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये 344 में था। तो हमारा ए और बी आंसर सही होगा, यानी कि आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। आ गया समझ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं। अब मेरी बात सुनो, देखो ग्रामर से क्या आता है, तत्सम, तद्भव आ रहा है, एक है योग, यौगिक, रूढ़, ये आ रहा है, ये चीज़ें हैं। ठीक, ये चीज़ें मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी मैं ये सब नहीं करा रही हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक, अभी हमारा भाषा विज्ञान का आई थिंक संसदीय समिति जो है, नहीं रुको, सुधार समिति जो थी हमारी, सुधार समिति में थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। अभी ग्रामर जो हमारा व्याकरण है वो कराना ही है, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये मैं आपको करा दूंगी। और क्या बचा है, और तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा है, इतनी ही चीज़ें बची हैं, तो ये मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, और एक है हमारी मानक भाषा, थोड़े से या फिर हमारे संचार से रिलेटेड थोड़ा सा था, कंप्यूटर से रिलेटेड, वो मैं देख लूँगी। ठीक, देखो तद्भव नहीं है इनमें से, काज, आखर, कान, वायु, इनमें से क्या तद्भव नहीं है? तो हमारा ये तो पता ही होगा, वायु जो है वो तद्भव नहीं है। ठीक, आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। फिर से आ गया आर्य भाषा, आर्य भाषा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आर्य भाषा आपकी पता होनी चाहिए। ठीक है, आर्य भाषा इनमें से कौन सी नहीं है, अरबी, फारसी, लैटिन या यूनानी। अरबी हमारी क्या है, अरबी हमारी आर्य भाषा नहीं है। ठीक, अरबी किसकी है, तो ये हमारी आती है सामी हामी की, किसकी है, सामी हामी की। ठीक है, फारसी हमारी, देखो आर्य भाषाएं कैसे निकलती है, एक बार मैं आपको ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ बता के क्लियर कर देती हूँ, अगर आप भूल गए हो शायद। देखो हाँ, सबसे पहले आ जाएगा हमारी आर्य भाषा, यहाँ से आती है हमारी सबसे भारतीय आर्य भाषा 3 है, एक आएगी भारतीय आर्य भाषा, एक आएगा दरद, एक आ जाएगा हमारा ईरानी। ठीक है, आया समझ, और एक आ जाएगा ईरानी का ही है, ईरानी से ही है, यूनानी भी है। तो देखो हमारे इसमें क्या क्या है, यूनानी है तो हमारी आर्य भाषा के अंतर्गत आ रही है, यूनानी से ही हो जाएगा, ईरानी, दरद, अरबी। अब देखो क्या है, ईरानी से हमारा एक आता है, ईरानी से ही आती है हमारी फारसी, क्या आती है, फारसी, तो इसमें ऑप्शन में था फारसी भी हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया। अब हमारी अरबी जो थी,
अरबी कहाँ से आती है? तो ये आती है हमारी सामी हामी परिवार से। कहाँ से आती है? सामी हामी परिवार से, तो इसलिए ये नहीं आएगा, लैटिन हमारा आएगा। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? किस भाषा का मूल शब्द है तारीख? तो ये है हमारा अरबी का है, अरबी। ठीक, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। अब मैंने आपको उच्चारण स्थान में बताया था कौन से तालव्य हैं, कौन से मूर्धन्य है। मैंने इजी ट्रिक से बताने की कोशिश की थी। तो तालव्य क्या बताया था मैंने? क, त, म, द, ओ, यानी क से कंठ, त से तालव्य। और ये कौन सा था? च वर्ग था। नहीं, क्या था? च वर्ग। च यानी एक हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? एक। और च वर्ग में त तो आता नहीं है, ये तो ट वर्ग है, ट भी नहीं आता, ज आता है। तो पहला और चौथा हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। 1955 के अनुसार कौन से सुझाव दिए गए? हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। क्या ये दिया गया था सुझाव? दिया गया था। ठीक, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान देना चाहिए। क्या ये था प्रावधान के अंतर्गत? बिल्कुल था। ठीक, 14 वर्ष तक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान दिया जाएगा, हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। क्या ये हो सकता है? क्या सोच के देखो, कहाँ से ही होगा, है ना। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा ABD, यानी कि बी आंसर हमारा। ठीक है, ओके, आ गया समझ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 जून 1955 को। ठीक है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किससे हुई थी? पूर्वी हिंदी से हुई थी ना। और पूर्वी हिंदी कहाँ से आती है? अर्धमागधी से आती है, अर्धमागधी से आती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारी? अर्धमागधी। शौरसैनी से क्या थी हमारी? शौरसैनी से थी राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी। मागधी से क्या थी हमारी? मागधी से हो गई हमारी बिहारी। ठीक, आ गया समझ, तक क्लियर हो गया। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किस व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्षी, देखो संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ये सब मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ और बहुत डिटेल में कराया है मैंने। प्लीज़ जाके अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा झ। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, झ। ठीक है, आगे देखो, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, सबके चहेते रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब देखो, पहले स्वर से वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता था, अब नहीं आएगा। अब क्वेश्चन उस तरह से नहीं आएगा, कितना भी उस तरह से पढ़ के जाओ, कितनी भी तैयारी करके जाओ, नहीं आएगा क्वेश्चन उस तरह से। अगर अब पढ़ोगे तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम। ठीक, अब देखो इस तरह से सारी चीज़ें आने लगी हैं, हमारा पैटर्न बदल दिया है एनटीए ने। आपको स्वर से रिलेटेड इतनी डीप नॉलेज चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पता नहीं वो कहाँ से क्या चीज़ें पूछ ले। अब वो अ आ ई पढ़ लिया स्वर में, कौन से स्वर कौन से कहलाते हैं, ये सब नहीं आ रहा है इतना। ठीक है, इतनी ईजी चीज़ें नहीं आएंगी। अब स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। स्वर हमारे ऐसे होते हैं जिनका हमारे स्वर की परिभाषा ही यही है। क्या स्वर की परिभाषा ही यही है? वो स्वर वो होते हैं जिनका हम बिना मतलब कि किसी की सहायता के उच्चारण करते हैं।
स्वतंत्र रूप से, तो स्वर की तो परिभाषा ही यही थी। ये तो गलत हो गया, नहीं नहीं आना, ये नहीं, देखो ध्यान से पढ़ना, कहाँ नहीं है कहाँ है लिखा है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि में मूल स्वर 10 हैं, क्या ये सही है? उच्चारण की दृष्टि में मूल स्वर 10 है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक। तो हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखो 2 कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं था, इसको काट दो, ठीक। एक और कहाँ था, एक हमारा गलत था, इसको काट दो। सी और डी हमारा कैंसिल हो गया, बचे बी और ए और बी। 3 हमारा दोनों में है, इसका मतलब 3 सही होगा, पढ़ लो फिर भी। स्वरित ध्वनि के उच्चारण में हवाबाद गति से मुख विवर से निकलती है, सही है। चौथा देखो क्या है, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, क्या सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते? बताओ, क्या सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते? रॉन्ग। मात्रक के आधार पर सवार 2 प्रकार स्वर होता है, ये स्वर, सवार क्या लिखा हुआ है, स्वर होगा, स्वर, ठीक। 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, बिल्कुल सही है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, है ना। तो ये हमारा सही, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ये हमारा बी आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बी आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो क्रिया से भी क्वेश्चन आ गया ना। पहले व्याकरण वाली चीजें नहीं पूछी जाती थी, अब देखो व्याकरण से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इससे क्या समझ आ रहा है? कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप सोचो कि अरे ये छोड़ देते हैं ना, इससे तो बिना इसके भी काम बन जाएगा, यहाँ से एक आधी क्वेश्चन तो आएगा, नहीं, एक आध क्वेश्चन ही कट ऑफ से बाहर कर देता है, ठीक। समझ रहे हो बात को? अब ग्रामर जो हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तत्सम, तद्भव, यहाँ क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, रूढ़, यौगिक, यौगिक रूढ़, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाने लगी हैं, ठीक है। तो हमारा 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस थे ऐसे 1 2 3 या फिर 3 4 5 या 1 2, मैंने वो नहीं रखा, ठीक, बहुत टाइम लग रहा था। चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये वाला गलत है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वह समापिका क्रियाएं कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 और 5, 2 3 5 सही है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। देखो देवनागरी लिपि से भी क्वेश्चन आ गया, मानकीकरण है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, इसका आंसर क्या है? देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले सारे पढ़ लो। महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से, ठीक। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये 2 4 3 5 1, ठीक है, क्रम से लगाना था। नीचे 2 कथन दिए गए, एक असर्शन है यानी अभिकथन के रूप में और दूसरा उसका कारण है, देखना है। देखो, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या इसका आंसर सही है? बिल्कुल सही है। भौगोलिक परिवेश का भाषा का जो मानकीकरण उसकी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाषा बोलता है, एक मिनट, सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। इसका आंसर है, ये दोनों सत्य हैं। मुझे थोड़ा सा ये बोलता है, मैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से चेक करूँगी, ठीक है। ये यहाँ मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा, पता नहीं क्या है ये। देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं,
बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही हैं। खलताही है, इस तरह से था, खलताही, ठीक है, आधा ल, ओके। लरिया और खलताही भी हैं, क्या ये सही है? बघेली बोली के अन्य दो नाम ये हैं, नहीं, ठीक है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन। मैं एक बार ये देखूंगी बघेली की तो ये अन्य नाम नहीं है, पर ये है किसके मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं ये वाला आंसर है ना चेक करूंगी कि लरिया और खलताही किसके अन्य नाम है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, पंचमाक्षर। क्या होते हैं? पंचमाक्षर, है ना। तो इसका हो जाएगा 5। कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, ड़, न, म, इन्हीं को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। अब मैंने आपको बताया था कि किसने 7 माने हैं, ठीक, क्लास जा करके देख लेना, क्लास में बता रखा है मैंने। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? तो यह है भदौरी, बनाफरी और खटोला, ठीक है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नाग लिपि से नागरी लिपि नागरी नामकरण नहीं हुआ है। नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है, सही है क्या ये? देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। देखो जब मैंने आपको देवनागरी लिपि के नामकरण के बारे में बताया था तो ये चीज़ें आई थी वहाँ पे, मुझे याद है, ठीक। ये आया था, गुजराती वाला भी आया था, गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पर नागरी नाम पड़ा। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी, बी सी डी, यानी बी सी और डी हमारा सही। देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, ओके। आगे देखो क्या है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है, नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, यहाँ हुआ नहीं, पता नहीं था कि नहीं था, मैंने गलती से लगा दिया। देखो आगे देखो क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। बिल्कुल सही बात है ना। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषण राष्ट्रभाषा होती है, भाषा राष्ट्रभाषा होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। बिल्कुल दोनों कोटेशन सही हैं, पढ़ने से ही समझ आ रहा है ना कि दोनों कोटेशन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं? देखो आर्य भाषा से आज की क्लास में तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है। आर्य भाषा पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अरबी। दोबारा बता रही हूँ मैं, अरबी हो जाएगा। क्यों ये है सामी हामी परिवार की है, ठीक है। फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी किसकी हैं? ये सब भारोपी परिवार की आर्य भाषाओं से ही हैं, ठीक है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये है हमारे रामविलास शर्मा जी का। किस विद्वान नियुक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे सुनीति कुमार चटर्जी ने, याद कर लो, ठीक है। देखो जो कोटेशन वाले या इस तरह से चीज़ें होती हैं ये समझाने वाली तो नहीं होती हैं, है ना। इसको क्या करना है, हमें याद करना होता है। जो भी हमारे कथन होते हैं कि ये किस विद्वान ने कहा है, वो जो चीज़ें क्या होती हैं थोड़ी रटनी पड़ती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आप लोग उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे करके याद कर लिया करो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अब बनते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से कम 100 सब्सक्राइबर्स तो करा दो। थोड़ा सा अंदर से जोश आए, हाँ और अच्छे से कुछ लाते हैं बच्चों के लिए, और अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और थोड़े अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश करें, ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करें जिससे आप लोग को ईजी हो चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग मुझे बता देना कि आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 पहले पढ़ना है या 3, या फिर जो हमारे उपन्यास कहानियाँ हैं वो पढ़ने में बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे एक बच्चे ने बोला भी था कि कविताएं पढ़ने, कविता कैसे पढ़ें, या जो बड़े बड़े नाटक जो हमारे में लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी हो गया, ये सारी चीज़ें, इनको किस तरह से पढ़ें। तो आप मुझे बता दो पहले आपको उपन्यास कहानी नाटक ये सब पढ़ना है, या फिर मैं अपने हिसाब से ही चलूँ, यानी यूनिट 1 हो गया कंप्लीट, फिर यूनिट 2 स्टार्ट करा दूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जैसा भी आपको लगे, जो भी आपको पहले पढ़ना हो। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से ऐसी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, रिविज़न करते रहो। पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी है रिविज़न। ठीक है, ओके, चलो बाय, कल मिलते हैं।